अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के एक अहम यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है एनेस्थेटिक ड्रग्स। और आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। रिमेनिंग पार्ट्स के वीडियोस लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, जिनके वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहां से जाकर आप इस यूनिट के रिमेनिंग पार्ट्स देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जनरल एनेस्थेटिक मेडिसिन के 2 मेन क्लासेस पढ़ेंगे। एक जो हमारे पास इंजेक्टेबल फॉर्म में होते हैं, जो कि एनेस्थीसिया इंडक्शन में हम यूज करते हैं। जब हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं तो स्टार्ट में हमने वो इंजेक्शन मरीज को लगाने होते हैं। दूसरा हमारे पास जो है इनहेलेंट जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं, जो कि हम जो है जनरल एनेस्थीसिया को मेंटेन रखने के लिए हम वो इनहेलर के फॉर्म में, गैसियस के फॉर्म में हम यूज करते हैं। तो ये जो 2 मेन क्लास हैं, इनमें फिर कौन कौन से ड्रग्स इंक्लूड करते हैं और हर एक ड्रग्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या एडवर्स इफेक्ट है, तो इन तमाम को तफसील के साथ इस लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे। और इसी के साथ साथ इस पार्ट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं एनेस्थेटिक ड्रग्स यूनिट के पार्ट नंबर 3 को। तो अब हमारे पास जनरल एनेस्थेटिक्स हैं। एनेस्थेटिक उन ड्रग्स को कहते हैं जो एनेस्थीसिया में हम यूज करते हैं, जो कि ऑलरेडी इस यूनिट के फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैं डिटेल के साथ बता चुका हूं। तो थर्ड पार्ट देखने से पहले अगर फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख ले तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। Anesthetic or potent general anesthetics are delivered via inhalation or IV injection। जो हमारे पास जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स होते हैं, या तो वो इनहेल के फॉर्म में होते हैं या वो IV इंजेक्शन के फॉर्म में होते हैं। तो जो इनहेल जनरल एनेस्थेटिक्स हैं और इंट्रावेनस जनरल एनेस्थेटिक, तो जनरल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स के 2 क्लासेस हैं, या वो इनहेल्ड हैं जो इनहेलेशन के फॉर्म में होंगे, या वो इंट्रावेनस जनरल एनेस्थेटिक्स हैं जो आईवी हम पेशेंट को देते हैं। जो हमारे पास इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स हैं, तो इसमें ये ड्रग्स आते हैं, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। डिस्फ्लोरेन, हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, सियोफ्लोरेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये क्या है? ये इनहेल्ड फॉर्म ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स हैं, और इसमें हर एक को डिटेल के साथ इस यूनिट में या इस वीडियो लेक्चर में अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एग्जाम्स के हवाले से इनके ये नेम आपको पता होने चाहिए कि इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स में कौन कौन से ड्रग्स आपके पास इंक्लूड करते हैं। और ये हमारे पास एनेस्थीसिया गैस मशीन है, जिसके थ्रू गैसियस एनेस्थेटिक ड्रग्स को इनहेलेशन के फॉर्म में या इनहेल्ड के फॉर्म में क्या किया जाता है, पेशेंट को दिया जाता है। किसमें? एनेस्थीसिया के दौरान, ताकि उसकी एनेस्थीसिया कंडीशन मेंटेन रहे। ये जनरल एनेस्थीसिया में इनहेल्ड मेडिसिन यूज होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। Inhaled anesthesia used for maintenance of anesthesia after administration of an IV agent। तो ये बात ऑलरेडी मैंने आपको शुरू ही से एक्सप्लेन करा दी कि जो इनहेल्ड एनेस्थेटिक मेडिसिन होते हैं, तो ये क्या होते हैं कि जब आप IV एनेस्थेटिक ड्रग्स ले लेते हो तो एक बंदा क्या हो जाते हैं, एनेस्थीसिया में चला जाते हैं। अब उसकी ये कंडीशन मेंटेन किस तरह रहे, तो उस दौरान इनहेल्ड एनेस्थेटिक मेडिसिन मास्क के थ्रू उस पर्सन के बॉडी में जाती रहती हैं, और वो क्या होते हैं, वो सेंसेशन फ्री होता है, और उस दौरान उसका कोई भी मेडिकल प्रोसीजर हो या सर्जिकल प्रोसीजर वो परफॉर्म किया जाता है। तो एक एमसीक्यूज तो आपके पास ये बन गया कि जो जनरल एनेस्थेटिक, जो इनहेल्ड फॉर्म में एनेस्थेटिक ड्रग्स होंगे, तो वो एनेस्थीसिया मेंटेनेंस के लिए यूज किए जाते हैं। द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया कैन बी अल्टर्ड रैपिडली बाय चेंजिंग इनहेल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। और हम क्या करें कि जो एनेस्थीसिया की डेप्थ है कि कितना ज्यादा लेवल तक पेशेंट सेंसेशन फ्री हो, तो वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग पे। अगर आपके इनहेल्ड ड्रग्स या जो एनेस्थेटिक गैसेस हैं, अगर उसकी कंसंट्रेशन आप बढ़ा देते हैं, तो उतना ज्यादा वो पेशेंट सेंसेशन फ्री हो जाता है। तो उसकी जो एनेस्थीसिया की जो डेप्थ है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, वो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग पे डिपेंड करती है। एमसीक्यूज आपके पास आ सकता है। जो इनहेल्ड एनेस्थीसिया ड्रग जो होते हैं,
तो उनका थेराप्यूटिक इंडेक्स काफी कम होता है। 2 to 4 उनका थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है, काफी नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि थेराप्यूटिक इंडेक्स किसे कहते हैं। थेराप्यूटिक इंडेक्स मैं सिंपल आपको बता दूं कि मेडिसिन का वो डोज जो एक पेशेंट के लिए अपना फंक्शन परफॉर्म करे उसका कंपैरिजन विद वो डोज जो एक पेशेंट की डेथ कराए, इसको थेराप्यूटिक इंडेक्स कहते हैं। तो जो इनहेल्ड एनेस्थीसिया मेडिसिन होते हैं तो उनका एक लेवल होता है, उस लेवल पे वो क्या करते हैं, वो अपना काम करते हैं, पेशेंट को सेंसेशन फ्री करते हैं, एनेस्थीसिया कंडीशन में रखते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप उससे बढ़ाओगे तो फिर पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो इनहेल्ड एनेस्थेटिक ड्रग्स होते हैं उनका थेराप्यूटिक इंडेक्स काफी कम होता है। और अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि ओटी में, ऑपरेशन में नशे के दौरान पेशेंट की डेथ हो गई। वो रीजन क्या होते हैं? वो रीजन ये होता है कि उसका एक रीजन ये भी होता है कि नशा जो है ना, वो एनेस्थेटिक ड्रग्स वो ज्यादा मिकदार में चला जाता है और फिर पेशेंट क्या है, फिर पेशेंट जो है वो बिल्कुल सेंसेशन फ्री हो जाता है, फिर उसको रिवर्ट करना मुश्किल हो जाता है। यहां पे इन्होंने आप लोगों को बताया भी है कि द डिफरेंस बिटवीन द डोज काजिंग नो इफेक्ट, सर्जिकल एनेस्थीसिया एंड सीवियर कार्डियक एंड रिस्पिरेटरी डिप्रेशन इज स्मॉल। देखो ये देखो कि तीन जगहों पे डिफरेंस यहां पे देख ले कि डोज काजिंग नो इफेक्ट, एक ये हो गया। सेकंड क्या उन्होंने कहा है, सर्जिकल एनेस्थीसिया, और थर्ड उन्होंने क्या कहा है, सीवियर कार्डियक एंड रिस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो इन तीन चीजों के दरमियान डिफरेंस वो काफी कम होता है। मतलब अगर आपने मिसाल के तौर पे ड्रग्स की एक मिकदार ली तो शायद वो एनेस्थीसिया ना कराए, पेशेंट को सेंसेशन फ्री ना करे, फिर उसके बाद वो मिकदार जो पेशेंट को एनेस्थीसिया कंडीशन में रखे, उसके बाद वो मिकदार जो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट में लेकर जाए, उस मतलब थोड़ा ज्यादा मिकदार जो पेशेंट को खराब करे, तो इनके तीनों के दरमियान डिफरेंस बहुत कम होता है। लिहाजा एनेस्थेटिक जो ड्रग्स होते हैं उसको प्रॉपर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट यूज करेगा। ओटी में एनेस्थीसिया टीम होती है जो ये ड्रग एक स्पेसिफिक मिकदार में पेशेंट की नीड के मुताबिक यूज भी करती हैं और पेशेंट को प्रॉपर मॉनिटर भी करती हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और नो एंटागोनिस्ट एग्जिस्ट, जो अगर एनेस्थेटिक ड्रग्स आपके पास गैसियस फॉर्म में ज्यादा चले गए उसको आप फिर वापस नहीं कर सकते, क्योंकि उन गैसेस का कोई एंटागोनिस्ट ही नहीं जो उनके क्या करे, जो उनके एक्शन को कम कर दे या खत्म कर दे। सही है। तो वो प्रीवियस स्लाइड के मुताबिक अगर कोई एमसीक्यूज आ जाता है कि एक पेशेंट है उसका जी नाइट्रस ऑक्साइड ज्यादा चला गया है तो उसके लिए एंटागोनिस्ट आप कौन सा ड्रग यूज करोगे, तो उसके लिए कोई ड्रग ही नहीं है कि गैस इनहेल्ड एनेस्थेटिक ड्रग्स के एंटागोनिस्ट के तौर पे यूज किया जाए। इनहेल्ड एनेस्थेटिक में है कि पोटेंसी ऑफ इनहेल्ड एनेस्थेटिक इज डिफाइंड एज द मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन। अब मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन क्या है कि द कंसंट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक गैस नीडेड टू एलिमिनेट मूवमेंट अमाउंट एमंग 50% ऑफ द पेशेंट। आप अब यहां पे देख लें कि किसी भी इनहेल्ड एनेस्थेटिक ड्रग्स की ताकत को, उसकी पोटेंसी को हम मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन के थ्रू मेजर करते हैं। अब मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन क्या है? मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन आपके पास वो कंसंट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक गैस होती है कि वो 50% ऑफ पीपल में मूवमेंट को फुल खत्म कर दे और उसको एनेस्थीसिया कंडीशन में लेकर जाए, तो ये मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन होती है। अब अगर मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन कम होगी तो फिर आपके पास वो ड्रग उतना ज्यादा ताकतवर होगा, उतना ज्यादा पावरफुल एनेस्थेटिक होगा, उतना ज्यादा वो क्या होगा, आपके पास पोटेंसी उसकी ज्यादा होगी। पोटेंसी एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ गैस इन मिक्सचर रिक्वायर्ड टू अचीव द इफेक्ट, और इसको हम परसेंटेज ऑफ गैस के लिहाज से वो करते हैं कि मिसाल के तौर पे जितने भी गैसेस फॉर्म में जो इनहेल्ड एनेस्थेटिक जा रहे हैं तो उसमें एक गैस की कंसंट्रेशन, इतनी कंसंट्रेशन कि वो 50% ऑफ पेशेंट को क्या करे, उनके मूवमेंट को खत्म कर दे, स्टॉप कर दे, ताकि कोई सर्जिकल प्रोसीजर अच्छे तरीके के साथ परफॉर्म किया जाए, तो वो उसका मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन कहलाते हैं। और यहां पे लिखा है, इसको आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें जो अभी मैंने बता दिया आप लोगों को,
द स्मॉलर मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन इज मोर पोटेंट द ड्रग। वही बात है ना, अगर छोटा सा कंसंट्रेशन अगर आपके पास बड़ा एक्शन परफॉर्म कर सकता है तो मतलब ये है कि वो ड्रग उतना ज्यादा पावरफुल है। नाइट्रस ऑक्साइड एलोन कैन नॉट प्रोड्यूस कंप्लीट एनेस्थीसिया, और कंप्लीट एनेस्थीसिया नाइट्रस ऑक्साइड अकेले नहीं कर सकता। ये शुरू से हम आपको बताए हैं कि एनेस्थीसिया देने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग हम यूज करते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो कि एक इनहेल्ड एनेस्थेटिक है, वो अकेले पेशेंट को एनेस्थेटिक कंडीशन में नहीं लेकर जा सकता, एनेस्थीसिया कंडीशन में नहीं लेकर जा सकता। एमसीक्यूज के लिए आप इसको याद रख लें। अब हमारे पास है सॉल्युबिलिटी। The more the blood solubility, the more the anesthetic drug dissolve in the blood and longer the induction and recovery time needed। क्या है कि आपके पास अगर एक ड्रग की सॉल्युबिलिटी ब्लड में ज्यादा होती है तो वो जब तक पूरा डिजॉल्व नहीं होता तब तक वो इंडक्शन नहीं कराएगा, तो इंडक्शन टाइम बढ़ जाएगा। उसके बाद जब आप पेशेंट की सर्जरी हो जाती है और वो रिकवरी स्टेज में होता है तो उसकी रिकवरी भी स्लो होगी, ताकि उसके ब्लड से वो तमाम के तमाम गैस जो है या एनेस्थेटिक ड्रग हैं वो उसके ब्लड से वॉश आउट नहीं होता। एंड स्लोअर चेंज इन द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया अकर एज वी चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ इनहेल्ड ड्रग। अगर आपके पास एक ड्रग ज्यादा सॉल्युबल हो चुका है वो आपके ब्लड में, तो थोड़ा सा अगर आप इनहेल्ड गैस की कंसंट्रेशन कम ज्यादा करते हो तो उसका भी उस पर्सन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। सही है। तो एमसीक्यूज के लिए एक चीज याद रख लें कि आपके पास किसी भी इनहेल्ड एनेस्थेटिक ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा होती है ब्लड में तो इंडक्शन टाइम उसका ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा टाइम वो लेता है कि पेशेंट को एनेस्थीसिया कंडीशन में लेकर जाए। रिकवरी टाइम भी ज्यादा उसको चाहिए कि वो सारा का सारा मेडिसिन उसके बॉडी से निकले ताकि वो क्या करे, वो वापस अपने एक्टिव कंडीशन में आए। और थोड़ा सा अगर आप एनेस्थेटिक ड्रग को कम ज्यादा करोगे तो उसके साथ उस पर्सन के बॉडी में चेंजेस भी कम आएंगे, क्योंकि उसके ब्लड में जो डिजॉल्व है, जो साल हो चुका है, तो वो अपना इफेक्ट शो करेगा। तो थोड़ा सा कम ज्यादा अगर आप करोगे भी तो भी उसके ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। और सॉल्युबिलिटी के लिहाज से हेलोथेन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है आइसोफ्लोरेन से, आइसोफ्लोरेन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है सीओफ्लोरेन से, इसकी ज्यादा है नाइट्रस ऑक्साइड और इसकी ज्यादा है डिस्फ्लोरेन। तो एमसीक्यूज के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये सीक्वेंस भी आपको याद होनी चाहिए। और हेलोथेन की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा और डिस्फ्लोरेन की सॉल्युबिलिटी सबसे कम है। कार्डिक आउटपुट इफेक्ट द रिमूवल ऑफ एनेस्थेटिक to peripheral tissue, not the site of action. The higher the cardiac output, the more the anesthetic is removed, the slower the induction time. देखो आपका कार्डिक आउटपुट जो है वो जितना ज्यादा होता है उतना आपके पास एनेस्थेटिक ड्रग का रिमूवल भी ज्यादा होता है। और दूसरा ये है कि वो जो है पेरिफेरी को इजीली बहुत जल्दी से पहुंचती है। सही है। अब मिसाल के तौर पे अगर एक पेशेंट का कार्डिक आउटपुट ज्यादा है, आपने उसको एक ड्रग दे दिए, वो उसके ब्लड में शामिल हो गए और ब्लड उसके बॉडी, चूंकि कार्डिक आउटपुट ज्यादा है तो वो जल्दी से उसके बॉडी में फैलेंगे। तो जब जल्दी से उसके बॉडी में फैलेंगे तो उसको जल्दी से क्या करेगा, एनेस्थीसिया कंडीशन में लेकर जाएगा, तो इंडक्शन टाइम आपके पास कम होगा। तो कार्डिक आउटपुट जो है वो क्या है, उसका इनवर्स रिलेशन है इंडक्शन टाइम के साथ। अगर कार्डिक आउटपुट ज्यादा है तो इंडक्शन टाइम कम होगा और एक पेशेंट जल्दी से एनेस्थीसिया कंडीशन में जाएगा। तो ये भी आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। एमसीक्यूज में मेंशन करता जाता हूं, बाकी आपकी मर्जी है, आप लोग इसको याद करते हैं या नहीं करते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। सही है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि नो स्पेसिफिक रिसेप्टर हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द लोकस ऑफ जनरल एनेस्थेटिक एक्शन। कोई भी इस तरह के रिसेप्टर हमारे बॉडी में नहीं है कि हम कहते हैं कि जी एनेस्थेटिक ड्रग आपने ले लिए, वो उस रिसेप्टर पे बाइंड होकर अपना काम करेंगे, ऐसा कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर नहीं। एनेस्थेटिक इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गेबा रिसेप्टर टू द ट्रांसमीटर गेबा टू द neurotransmitter GABA, prolonging the inhibitory chloride ion current after GABA release, reducing the postsynaptic neuron excitability.
तो क्या करता है, एनेस्थेटिक ड्रग गेबा रिसेप्टर की सेंसिटिविटी बढ़ा देते हैं, और जब गेबा रिसेप्टर की सेंसिटिविटी बढ़ती है तो ये हमारे न्यूरोलॉजिकल जो एक्शन होता है उसको स्लो कर लेता है, और इस वजह से हमें कोई पेन फील ही नहीं होता, हमें कोई एक्शन फील ही नहीं होता। तो ये एक इसका एक्शन है। दूसरा, एनेस्थेटिक इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ इनहिबिटरी ग्लाइसिन रिसेप्टर इन द स्पाइनल मोटर न्यूरॉन। जो हमारे स्पाइनल मोटर न्यूरॉन जो हमारे बॉडी के मोटर एक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो ये क्या करता है, ये ग्लाइसिन रिसेप्टर को इनहिबिट करता है, और वो ग्लाइसिन रिसेप्टर जब इनहिबिट हो जाता है तो स्पाइनल मोटर न्यूरॉन भी इनहिबिट हो जाता है। इसलिए किसी भी पर्सन को जब हम जनरल एनेस्थीसिया देंगे तो वो मूवमेंट नहीं करेगा। तो ये भी आपको एमसीक्यूज में होना चाहिए, ये सेकंड एक्शन है। इसके बाद एनेस्थेटिक ब्लॉक एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक निक्टोनिक करंट। जो हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक निक्टोनिक करंट है जो हमारे बॉडी के मूवमेंट वगैरह कराता है, तो ये उसको भी ब्लॉक करता है, उसके एक्साइटेशन को। तो इसकी वजह से भी हमारे न्यूरोलॉजिकल एक्शन, न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट जो होते हैं, नर्व मूवमेंट वगैरह, वो कंट्रोल हो जाते हैं। The mechanism by which the anesthetic perform these modulatory role is not understood। लेकिन एनेस्थेटिक ड्रग ये एक्शन किस तरह परफॉर्म करता है, तो इसका क्लियर कट अभी तक किसी ने अंदाजा या प्रूफ नहीं दिया कि मतलब ये किस तरह, मैकेनिज्म किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन एनेस्थेटिक ड्रग हमारे बॉडी में ये चेंजेस करा के हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करके हमारे मूवमेंट को खत्म कर देता है, लेकिन रिवर्सिबल तरीके से। फिर आपके पास जब एनेस्थेटिक ड्रग हम स्टॉप कर लेते हैं, फिर वो पर्सन फिर वापस अपने नॉर्मल स्टेज पे आता है। अब हमारे पास हेलोथेन है। हेलोथेन इन आप पोटेंट एनेस्थेटिक वीक एनाल्जेसिक। ये एनेस्थेटिक के लिए काफ़ी स्ट्रांग एनेस्थेटिक है, लेकिन एनाल्जेसिक इफेक्ट इसका कम है। एनाल्जेसिक इसका क्या है, पेन, ये मतलब पेन को रिलीफ नहीं करता, तो मतलब इसको यूज करोगे तो इसके साथ आपने फिर एनाल्जेसिक्स यूज करने हैं। एडमिनिस्टर विद नाइट्रस ऑक्साइड ओपियाइड और लोकल एनेस्थेटिक, मतलब इसके साथ नाइट्रस ऑक्साइड या ओपियाइड हम यूज करते हैं क्योंकि वो एनाल्जेसिक्स भी होते हैं। बीइंग रिप्लेस बाय अदर एजेंट ड्यू टू इट्स एडवर्स इफेक्ट। लेकिन अब ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता बिकॉज क्योंकि इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं जो आगे स्लाइड में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वजह से हेलोथेन को ज्यादा यूज नहीं किया जाता। इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं ये हेलोथेन के एडवर्स इफेक्ट हैं। ये क्या करता है, कार्डिक इफेक्ट, वेगोमाइमेटिक इफेक्ट करता है, वेगस नर्व्स के इफेक्ट करता है, ब्रेडिकार्डियम में पेशेंट को लेकर जाता है, कार्डिक एरिथमा काज करता है। सही है कि कार्डिक रिदम आपके एबनॉर्मल हो जाते हैं। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया काज करता है, टेम्परेचर पेशेंट का बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि रेयर एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में लेकर जाता है। अनकंट्रोल इंक्रीज इन स्केलेटल मसल ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। ये हमारे स्केलेटल मसल के ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को एक अनकंट्रोलेबल इंक्रीज कर देता है। विच ओवरलेम द बॉडी कैपेसिटी टू सप्लाई ऑक्सीजन, जो कि बॉडी की जो कैपेसिटी है जो हर एक टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई करे तो उससे नीड्स बढ़ जाती हैं। रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो क्या है कि ये हमारे बॉडी के स्केलेटल मसल ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को एकदम से इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी की जो कैपेसिटी है कि वो हर टिश्यू को ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन लेकर जाए, उससे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाले और टेम्परेचर को रेगुलेट करे, तो वो कैपेसिटी हमारी बॉडी की कमजोर पड़ जाती है और पेशेंट हाइपरथर्मिया में चला जाता है। तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट है हेलोथेन का। इफ अनट्रीटेड वुड काज सर्कुलेटरी कोलैप्स एंड डेथ। अगर आप इसको अनट्रीटली छोड़ दे तो ये फिर डेथ भी पेशेंट का करा सकता है। मतलब ब्लड फ्लो वगैरह उसका स्टॉप करके उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है? इसके लिए ट्रीटमेंट जो है वो ड्रेंट्रोलिन एडमिनिस्ट्रेशन है। मतलब ये है कि अगर ये इफेक्ट आ जाते हैं तो उनके देखो अब मेडिसिन के इफेक्ट को आप कम नहीं कर सकते, लेकिन जो बॉडी में प्रॉब्लम है तो उसको आपने फिर क्या करना है, उसके लिए ड्रेंट्रोलिन सोडियम यूज होता है जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मसल रिलैक्सेंट है दैट इज लेसन एक्साइटेशन कंसंट्रेशन कपलिंग इन मसल सेल। जो मसल में एक्स्ट्रा एक्साइटेशन वगैरह होती है तो ये उसको कम करता है। इट अचीव दिस बाय इनहिबिट कैल्शियम आयन रिलीज फ्रॉम सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर बाय एंटागोनाइजिंग रेनोडिन रिसेप्टर। क्या करता है कि ये कैल्शियम
आयन की रिलीज को इनहिबिट करता है, जो कि हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद होता है, और ये मस्कुलर एक्साइटेशन को कम करता है। मस्कुलर जो एबनॉर्मल एक्साइटेशन है उसको कम करके मसल्स को रिलैक्स करता है। तो ये डेंट्रोलिन सोडियम फिर हम यूज करेंगे अगर पेशेंट जो है इस कंडीशन में चला गया। सही है, तो ये एडवर्स इफेक्ट की वजह से हेलोथिन अब इतना ज्यादा यूज नहीं होता। इसके बाद हमारे पास आइसोफ्लोरेन है। आइसोफ्लोरेन अंडरगो लिटिल मेटाबॉलिज्म, नॉट टॉक्सिक टू लिवर और किडनी। इसके मेटाबॉलिज्म कम होती है, ये लिवर और किडनी के लिए टॉक्सिक इतना नहीं है, क्योंकि मेडिसिन है उसको तो लिवर या किडनी के थ्रू बाहर जाना होता है ना। तो फिर अगर मेडिसिन इस लिवर या किडनी के लिए टॉक्सिक है तो इस तरह के पेशेंट में हमने एहतियात करनी है। लेकिन आइसोफ्लोरेन ये लिवर और किडनी के लिए इतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं है। डज नॉट इंड्यूस कार्डिक इरिथमिया, ये कार्डिक इरिथमिया हेलोथिन की तरह काज नहीं करता। प्रोड्यूस डोज डिपेंडेंट हाइपोटेंशन ड्यू टू पेरिफेरल वेजोडाइलेशन, क्योंकि ये पेरिफेरल वेजोडाइलेशन करता है, इसलिए अगर आप इसका डोज ज्यादा यूज करोगे तो ये हाइपोटेंशन काज कर सकता है आइसोफ्लोरेन। इसके बाद हमारे पास डिस्फ्लोरेन है। तो डिस्फ्लोरेन प्रोवाइड वेरी रैपिड ऑनसेट एंड रिकवरी ड्यू टू इट्स लो ब्लड सॉल्युबिलिटी, द लोवेस्ट ऑफ ऑल वोलेटाइल एनेस्थेटिक। तो ये एमसीक्यूज मैंने शुरू ही में आपको बताया कि जो डिस्फ्लोरेन है तो इसकी ब्लड सॉल्युबिलिटी तमाम इनहेल्ड एनेस्थेटिक मेडिसिन के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम है, लिहाजा इसका ऑनसेट भी रैपिड है और इसकी रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। पॉपुलर एनेस्थेटिक फॉर आउट पेशेंट सर्जरी, जो आउट पेशेंट सर्जरीज होते हैं, जो पेशेंट आते हैं तो उनके लिए फिर ये यूज किया जाता है ताकि जल्दी से पेशेंट एनेस्थीसिया कंडीशन में जाए और जब उसका प्रोसीजर हो जाए तो फिर जल्दी से वो वापस रिकवर स्टेज पे आए। इरिटेटिंग टू एयरवे एंड कैन कॉज लेरिंजोस्पाज्म, कफिंग एंड एक्सेसिव सेक्रेशन, ये एक्सेसिव सेक्रेशन वगैरह काज करता है, लेरिंग्स वगैरह को बंद करता है, मतलब स्पाज्म वगैरह उसमें लेकर आता है, और कफिंग इसके साथ हो सकती है, ये इसका साइड इफेक्ट है। डिग्रेडेशन इज मिनिमल, टिश्यू टॉक्सिसिटी इज रेयर, इसकी डिग्रेडेशन कम होती है और ये टिश्यू टॉक्सिसिटी फिर नहीं करता, मतलब हमारे ब्लड्स के जो हमारे बॉडी के जो टिश्यूज वगैरह है उनमें ये ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, लिहाजा उनकी क्या करता है इनकी इसकी डिग्रेडेशन भी कम होती है, लिहाजा ये टिश्यू वगैरह को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। सिओफ्लोरेन हमारे पास लो पंजेंसी, अलाउइंग रैपिड इंडक्शन विदाउट इरिटेटिंग द एयरवे, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर इनहेलेशन इंडक्शन इन पीडियाट्रिक पेशेंट। तो बच्चों में जो इनहेल्ड एनेस्थेटिक यूज होता है वो सिओफ्लोरेन, क्यों? क्योंकि इसकी पंजेंसी कम होती है, ये कम चुभने वाला होता है, मतलब इससे इरिटेशन पेशेंट को कम होती है, और इसका इंडक्शन टाइम भी रैपिड है और ये एयरवे को इरिटेट नहीं करता। रिप्लेसिंग हेलोथिन फॉर दिस पर्पज, और इसलिए हेलोथिन की जगह ये सिओफ्लोरिन यूज किया जाता है। मेटाबोलाइज बाय लिवर एंड कंपाउंड फॉर्म इन द एनेस्थीसिया सर्किट में बी नेफ्रोटॉक्सिक। देखो इसकी मेटाबॉलिज्म लिवर में होती है, जो एनेस्थीसिया सर्किट में जो कंपाउंड बनते हैं तो अगर वो ज्यादा देर तक पेशेंट इनहेल करता जाए तो नेफ्रोटॉक्सिक वो होते हैं, वो कंपाउंड जो एनेस्थीसिया सर्किट में बनते हैं वो नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, अगर वो बॉडी में चले गए तो वो किडनी को इफेक्ट कर सकते हैं। सही है। और इसके बाद जो हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड जो कि इंपॉर्टेंट इनहेल्ड एनेस्थेटिक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड इज नॉन इरिटेटिंग एंड पोटेंट एनाल्जेसिक बट वीक जनरल एनेस्थेटिक। ये जो है हमारे पास ये इरिटेशन भी नहीं काज करता, लेकिन इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट ज्यादा है, पेन रिलीविंग जो इफेक्ट है, और एनेस्थेटिक इफेक्ट इसका कमजोर है। नाइट्रस ऑक्साइड इज फ्रीक्वेंटली इम्प्लाइड टू कंसंट्रेशन ऑफ 30 to 50% इन कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन फॉर एनाल्जेसिया, और पेन किलर के लिए इसको 30 to 50% जो है क्या किया जाता है, बाकी गैसेस के साथ नाइट्रस ऑक्साइड भी यूज करते हैं जनरल एनेस्थीसिया मेंटेनेंस में। नाइट्रस ऑक्साइड एट 80% विदाउट एजेंट कैन नॉट प्रोड्यूस सर्जिकल एनेस्थीसिया। अगर 80% तक आप सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड को यूज करो और इसके बाद बाकी इसके साथ और गैसेस यूज ना करो तो फिर ये क्या करते हैं, ये फिर सर्जिकल एनेस्थीसिया काज नहीं करता। रीजन क्योंकि ये एनाल्जेसिक ज्यादा और एनेस्थेटिक इफेक्ट इसके कम है। कंबाइंड विद अदर मोर पोटेंट एजेंट टू अटेन पेन फ्री एनेस्थीसिया, अगर आप इसको और एजेंट के साथ मिलाओगे तो ये आपके पास काफी अच्छे तरीके से एक पेन फ्री एनेस्थीसिया काज करेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज अनरिजॉल्व, माइट इन्वॉल्व एक्टिविटी ऑन गाबा एंड एनएमडीएमए रिसेप्टर। तो वही बात जो शुरू में हमने की कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो फिलहाल पता नहीं है, लेकिन ये गाबा रिसेप्टर या
NMDA जो हमारे पास रिसेप्टर है, तो ये उस पे इफेक्ट होके हमारे न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी को कम करता है। लीस्ट हेपेटोटॉक्सिक ऑफ ऑल इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स मेडिसिन, तो ये क्या है कि ये सबसे कम लीवर टॉक्सिसिटी काज करता है एज कंपेयर टू ऑल इनहेल्ड एनेस्थेटिक मेडिसिन। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि N-methyl D-aspartate receptor is glutamate receptor and ion channel protein found in nerve cell। ये हमारे पास रिसेप्टर और आयन चैनल प्रोटीन है जो कि नर्व सेल्स में पाए जाते हैं। अब इनको अगर हम क्या करें, इनको अगर हम सप्रेस करें तो फिर क्या होगा, हमारे पास नर्व सेल्स की एक्शन कम एकदम से स्टॉप हो जाएंगे और हमारे जो है बॉडी के जो मूवमेंट होंगे, वो रिफ्लेक्सेस होंगे, वो ख़त्म हो जाएगी और किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर या मेडिकल प्रोसीजर को आराम के साथ कोई सर्जन इजीली उसको परफॉर्म कर सकेगा, पेशेंट के एफर्ट नहीं होंगे उस दौरान। अब हमारे पास इंट्रावेनस एनेस्थेटिक्स हैं यूज्ड इन सिचुएशन विद रिक्वायर शॉर्ट ड्यूरेशन एनेस्थीसिया। अब देखो हमने क्या करा, हमने जो इनहेल्ड के पढ़ लिए हैं, अब हम इंट्रावेनस आईवी जो एनेस्थेटिक ड्रग है उसको पढ़ेंगे कि ये हमारे पास आउट पेशेंट सर्जरी या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम इंट्रावेनस एनेस्थेटिक यूज करते हैं। प्राइमरीली यूज्ड एज एडजंक्ट टू इनहेलेंट, इसको हम इनहेलेंट के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। एडमिनिस्ट्रेट फर्स्ट, पहले आईवी एनेस्थेटिक ड्रग दिए जाते हैं जो क्या करते हैं, जो पेशेंट को अनकॉन्शियसनेस में लेकर जाते हैं और उसके बाद फिर हम इनहेल्ड एनेस्थेटिक स्टार्ट कर लेते हैं। रैपिडली इंड्यूस अनकॉन्शियसनेस इन लोअर डोज दे मे बी यूज टू प्रोवाइड सेडेशन, मतलब ये है कि ये सेडेशन के लिए भी ये लोअर डोज में यूज होते हैं। IV anesthetic induction, after entering the blood stream a percentage of drug bind to the plasma protein and the rest remain unbound। क्या होते हैं, जब हम इसको IV इंजेक्ट करते हैं तो कुछ ब्लड प्लाज्मा के साथ अटैच हो जाते हैं और कुछ फ्री फॉर्म में होते हैं। The drug is carried by venous blood to the heart, the majority of cardiac output flow to the brain, liver and kidney। क्या होते हैं, ब्लड के साथ हार्ट में चले जाते हैं, कार्डियक आउटपुट के साथ ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। वंस द ड्रग हैज पेनिट्रेटेड द सेंट्रल नर्वस टिश्यू इट एक्सर्ट इट्स इफेक्ट। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आईवी एनेस्थेटिक इज अननोन। क्या है कि जब आपके पास ये ब्लड में मिल जाता है और ये आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पेनिट्रेट करता है तो ये अपना एक्शन एकदम से स्टार्ट कर लेता है और पेशेंट को एनेस्थीसिया कंडीशन में ले जाता है। इसकी भी वही बात है कि इनहेल्ड एनेस्थीसिया की तरह इसका भी कोई क्लियर कट एक्शन वाज़े नहीं हुआ अभी तक। रिकवरी, तो रिकवरी फ्रॉम आईवी एनेस्थेटिक इज ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम साइट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये वॉश आउट हो जाता है तब आपके पास उस पेशेंट की रिकवरी हो जाती है। ये उसकी रिकवरी का सेटअप है कि मतलब जब तक ये सीएनएस में आपके पास ये मेडिसिन होंगे, सीएनएस आपका वो रहेगा, सप्रेस रहेगा और पेशेंट सीडेट रहेगा, एनेस्थीसिया की कंडीशन में रहेगा। और ये हमारे पास आईवी एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं, इसको आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। प्रोपोफोल, फास्फोप्रोपोफोल, बारबिचुरेट्स, बेंजोडाइजाफिन, ओपियाइड एंड केटामीन, तो ये हमारे पास आईवी एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं। इनके नेम आपको एमसीक्यूज के लिए याद होने चाहिए। प्रोपोफोल जो हमारे पास है आईवी सेडेटिव आर हाइप्नोटिक यूज्ड इन द इंडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया। इसको एनेस्थीसिया के इंडक्शन और मेंटेनेंस में भी हम इसको यूज करते हैं। ये आईवी के फॉर्म में दिया जाता है। वाइडली यूज्ड एंड हैज रिप्लेस्ड थायोपेंटाल as first choice for the anesthesia induction and sedation because it does not cause post anesthetic nausea and vomiting। तो क्या है कि इसको हम थायोपेंटाल की जगह भी यूज करते हैं क्योंकि थायोपेंटाल हमारे पास ऐसे आईवी एनेस्थेटिक हैं जो कि पेशेंट एनेस्थीसिया के बाद पेशेंट को वोमिटिंग और नाजिया होती है उस मेडिसिन से, तो उसकी जगह पे ये प्रोपोफोल यूज किया करते हैं क्योंकि ये पोस्ट एनेस्थेटिक नाजिया एंड वोमिटिंग काज नहीं करता। द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया अकर विद इन 30 to 40 सेकेंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रोपोफोल लगाने के बाद 30 से लेकर 40 सेकेंड के अंदर अंदर वो पेशेंट एनेस्थीसिया कंडीशन में चल जाते हैं, स्टेडेट हो जाता है। सप्लीमेंटेशन विद नार्कोटिक फॉर एनाल्जेसिया इज रिक्वायर्ड, इसके साथ हम नार्कोटिक्स मेडिसिन भी यूज करते हैं ताकि पेशेंट पेन फ्री भी हो
प्रोपोफोल डिक्रीज ब्लड प्रेशर विदाउट डिप्रेसिंग द मायोकार्डियम, ये कार्डिक आउटपुट को कम नहीं करता बल्कि ब्लड प्रेशर को कम कर देता है वेजोडाइलेशन की वजह से। इट रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर ड्यू टू सिस्टमेटिक वेजोडाइलेशन, और ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर को भी कम करता है वेजोडाइलेशन करा के, सही है। तो ये वेजोडाइलेशन करता है, उस वजह से ब्लड प्रेशर भी आपके पास कम होता है और इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी आपके पास कम हो जाता है। फास्ट प्रोपोफोल हमारे पास है, अप्रूव्ड ओनली फॉर सेडेशन, प्रो ड्रग ऑफ प्रोपोफोल, ये प्रो ड्रग ऑफ प्रोपोफोल है, मतलब ये आप देते हो तो ये बॉडी में प्रोपोफोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब इससे बाकी चीजें हट जाती है, ये प्रोपोफोल में कन्वर्ट होके अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। ये कुछ चीजें मैं बहुत तेज तेज पढ़ रहा हूं, उसका रीजन ये है कि शॉर्ट टाइम में हम ज्यादा सब्जेक्ट को कवर कर लें ताकि आपको टाइम बच जाए, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन अगर कम करो फिर भी फायदा नहीं होता, अगर ज्यादा करो तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। अब हमारे पास बारबिचुरेट्स हैं। दी बारबिचुरेट आर नॉट सिग्निफिकेंटली एनाल्जेसिक, require some type of supplementary analgesic administration during anesthesia to avoid objectionable change in blood pressure and autonomic फंक्शन। क्या होते हैं कि ये हमारे पास एनाल्जेसिक नहीं है, ये सिर्फ सेडेशन कराते हैं, लिहाजा इसके साथ एनाल्जेसिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हम करते हैं ताकि पेशेंट जो है वो इरिटेबिलिटी की तरफ ना जाए, उसके ब्लड प्रेशर या ऑटोनोमिक फंक्शन में फर्क ना आए, क्योंकि अगर पेशेंट सिर्फ सेडेट होगा लेकिन पेन में होगा तो फिर भी पेशेंट क्या होगा, इरिटेबल होगा। कैन कॉज एपनिया, कफिंग, चेस्ट वॉल स्पाज्म, लेरिंजोस्पाज्म एंड ब्रांकोस्पाज्म, और ये इसके साथ ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, पेशेंट एपनिया में जा सकता है, कफिंग वगैरह हो सकती है, चेस्ट वॉल स्पाज्म हो जाता है, इफेक्ट हो सकते हैं, लेरिंजोस्पाज्म और ब्रांकोस्पाज्म हो सकते हैं, जिसकी वजह से इसका एयरवे और ब्रीथिंग कंप्रोमाइज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ आपने वो एनाल्जेसिक लाजमी देने हैं, वो नहीं दोगे तो ये मसले फिर होंगे। अब थायोपेंटाल जो कि हमारे पास बारबिचुरेट में आता है तो वो पोटेंट एनेस्थेटिक है लेकिन एनाल्जेसिक इफेक्ट उसके नहीं है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिचुरेट है हमारे पास थायोपेंटाल, हैज माइनर इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बट इट मे कंट्रीब्यूट टू सीवियर हाइपोटेंशन इन पेशेंट विद हाइपोवोलीमिया और शॉक। अगर कोई पर्सन जो हाइपोवोलीमिया में हो, बॉडी फ्लूइड कमी में हो, तो उसमें यह हाइपोटेंशन काज करता है, और या कोई पेशेंट शॉक में है तो उसमें यह हाइपोटेंशन काज करता है। अब अगर आपके पास कोई पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर कम हो तो उसमें ये मेडिसिन आप इंतहाई ज्यादा एहतियात के साथ यूज करोगे। फिर बताता हूं, ये ड्रग सिर्फ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ओटी में यूज करेगा, आप लोग इसको यूज नहीं कर सकते अपने नॉर्मल प्रैक्टिस में। बेंजोडाइजापिन, बेंजोडाइजापिन हमारे पास एक आवर क्लास है आईवी एनेस्थेटिक का, यूज्ड इन कंजक्शन विद एनेस्थेटिक टू सेडेट द पेशेंट। इसमें हमारे पास मेडाजोलाम आता है, डायजिपाम आता है, लोराजिपाम आता है। ये मेडाजोलाम जो है डर्मिकम के फॉर्म में ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हम लोग खुद इसको सर्जिकल आईसीयू में यूज करते हैं जब पेशेंट वेंटिलेटर पे पड़ा हो और हमने उसको सेडेट करना हो तो ये मेडाजोलाम हम ज्यादा यूज करते हैं। फैसिलिटेट एमनीजिया वाइल काजिंग सेडेशन, ये एमनीजिया काज करता है, मतलब उस दौरान जो है पेशेंट को पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। इनहांस द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर पार्टिकुलरली गाबा, जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। मिनिमल कार्डियोवास्कुलर डिप्रेसेंट इफेक्ट इसके कम होते हैं, ये हार्ट रेट वगैरह को इतना ज्यादा कम नहीं करता। रिस्पायरेटरी डिप्रेशन इसमें बहुत ज्यादा होती है, पोटेंशियल रिस्पायरेटरी डिप्रेसेंट ये काज कर सकता है। Can induce a temporary form of interrogate amnesia in which patient retain memory of past event but new information is not transferred into the long term memory। क्या होता है कि ये आपके पास इंटरोगेट एमनीजिया काज करता है कि पेशेंट को प्रीवियस मेमोरी तो याद होती है लेकिन प्रेजेंट चीजें उसको याद नहीं रहती और ना उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेफ होती हैं। कैन इंड्यूस अ टेम्पररी फॉर्म, तो क्या है कि देखो ये इंटरोगेट एमनीजिया काज करता है कि इसमें आपकी प्रीवियस मेमोरी तो नॉर्मल होती है लेकिन वो प्रोसीजर जो आपका चलता है उसके बारे में आपको पता नहीं होता। तो इसमें ये चीज़ बताई जाती है कि आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट के बाद वो तमाम चीज़ें रिपीट करनी है कि आपके साथ ये प्रोसीजर हुआ और इसमें ये हमने किया, क्योंकि प्रोसीजर के दौरान जब ये मेडिसिन आपको चलती
चलती रहती हैं तो आपको कोई भी चीज की समझ नहीं आती कि मुझसे क्या होता है, मेरे साथ क्या हो रहा है। और इसका हमने पेशेंट से पूछा है, जब वो वेंटिलेटर पे होते हैं और ये मेडिसिन उनको मिलती रहती है ना, तो जब वो ठीक हो जाते हैं तो हम उससे पूछते हैं कि आपको कुछ याद है, तो वो कहते हैं हमें कुछ भी याद नहीं, क्योंकि ये मेडिसिन जो होते हैं, ये मेडाजोलाम जो हम यूज करते हैं डर्मिकम, तो ये इंटरोगेट एमनीजिया काज करता है। उसके बाद ओपियाइड हमारे पास जो मेडिसिन है तो ये स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक हैं, पोटेंट एनाल्जेसिक हैं, पेन किलर हैं, कॉमनली यूज विद एनेस्थेटिक ड्रग ड्यू टू देयर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी। ये अपने एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी की वजह से जो है एनेस्थेटिक ड्रग के साथ यूज होते हैं। द चॉइस ऑफ ओपियाइड यूज प्री ऑपरेटिवली इज बेस्ड प्राइमरली ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन नीडेड। मतलब ये है कि कितने टाइम के लिए आपने पेशेंट का प्रोसीजर करना है, तो उसी के मुताबिक हम फिर इसको यूज करते हैं। इसमें जो हमारे पास मेडिसिन आते हैं ड्रग्स, तो उसमें फेंटानिल आता है और रिमीफेंटानिल भी आता है। दे आर नॉट गुड एमनेसिक, ये वो मेमोरी वगैरह लॉस नहीं करते। पेशेंट मतलब अगर ये आपने दिया है सिर्फ तो पेशेंट को पता होगा, पेन उसको फील नहीं होगा, बाकी अवेयर होगा। कैन काज हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर को कम करता है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन काज करता है, मसल रिजिडिटी और पोस्ट साइनेप्टिक नाजिया और वोमिटिंग ये काज कर सकता है। ये जो हमारे पास ओपियाइड मेडिसिन होते हैं। ओपियाइड इफेक्ट कैन बी एंटागोनाइज्ड बाय नैलेक्सोन। इंपॉर्टेंट बात एमसीक्यूज के हवाले से, अगर किसी भी वजह से ओपियाइड पेशेंट के बॉडी में ज्यादा चले जाते हैं तो उसके लिए एंटीडॉट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है नेक्सोलोन, वो देकर हम उसके ओपियाइड के इफेक्ट को रिवर्स कर सकते हैं। और जो लास्ट आईवी एनेस्थेटिक ड्रग है वो है केटामिन। केटामिन इज अ शॉर्ट एक्टिंग नॉन बार्बिचुरेट एनेस्थेटिक ड्रग यूज्ड फॉर शॉर्ट प्रोसीजर। ये शॉर्ट प्रोसीजर के लिए यूज किया जाता है। इंड्यूस अ डिसोसिएटेड state in which the patient is unconscious but may appear to be awake and does not feel pain। क्या होता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं, कभी कभार आंखें खोल देते हैं फिर आंखें बंद, लेकिन अनकॉन्शियस होते हैं और उसको पेन फील नहीं होता। दिस डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोवाइड सेडेशन, एमनीजिया एंड इमोबिलिटी। और इस एनेस्थीसिया की वजह से एक तो ये सेडेट रहता है, दूसरा ऑन स्पॉट जो कुछ होता है उसको पता नहीं होता, और तीसरी इमोबिलिटी उनमें होती है, उसके पांव हाथ वगैरह हरकत नहीं करते। इंटरएक्ट विद एन मिथाइल डी एस्पेरेट रिसेप्टर, ये इन रिसेप्टर पे एक्शन करके न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी को कम करते हैं, स्टॉप करते हैं। Stimulate the central sympathetic outflow which in turn cause stimulation of the heart with increased blood pressure and cardiac output। और ये क्या करता है कि आपके पास सिंपैथेटिक आउटफ्लो को स्टिमुलेट करता है जो सेंट्रल है, और इस वजह से एनेस्थीसिया के दौरान भी आपका ब्लड प्रेशर और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज रहता है। तो फिर यही इसका फायदा क्या है कि वो पेशेंट जो हाइपोवोलेमिक शॉक में है या कार्डियोजेनिक शॉक में है या अस्थमा के पेशेंट हैं, तो उनको अगर आपने एनेस्थीसिया देना है तो उसके लिए आप ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, क्योंकि ये कार्डियक आउटपुट और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है और डिक्रीज नहीं करता। तो दूसरी बात ये जानने कि नॉट यूज इन हाइपरटेंसिव और स्ट्रोक पेशेंट। जो स्ट्रोक पेशेंट है या हाइपरटेंसिव पेशेंट है उसमें आप ये ड्रग यूज नहीं करोगे। रीजन ये है, अगर आप यूज करोगे तो ये तो और भी उनके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से स्ट्रोक का पेशेंट और भी ज्यादा इफेक्ट होगा। और लास्ट क्या है कि काजेस पोस्ट ऑपरेटिव हेलुसिनेशन, ये क्या ऑपरेशन के बाद हेलुसिनेशन काज कर सकता है। इसलिए तो जो रिकवरी रूम में लो पेशेंट होते हैं एनेस्थीसिया के बाद, तो कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई गालियां वगैरह देता है, तो वो क्या कि वो इस पे मेडिसिन का इफेक्ट होता है हेलुसिनेशन। साइड इफेक्ट इसका है कि ये हेलुसिनेशन काज करेगा। हेलुसिनेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट कहते हैं बस सब पूरा जहान मेरा है, कभी गालियां करता है, कभी हंसता रहता है, कभी गाने गाता है। तो ये वो कंडीशन होती है जो कि केटामिन के साथ हो सकती है। और लास्ट स्लाइड जो हमारे पास इस पार्ट का है तो वो है पैरालिटिक और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर भी होते हैं जो हमारे मस्कुलर एक्टिविटीज को कम करते हैं। तो दे आर यूज्ड टू स्टॉप
reflexes to facilitate tracheal intubation and to provide muscle relaxation as needed for certain type of surgery। देखो कुछ सर्जरी के लिए जब मसल रिलैक्सेशन की जरूरत होती है। दूसरा मेन चीज, जब हम पेशेंट को इंटूबेट करते हैं, जब एंडोट्रिकल ट्यूब उसके माउथ में डालते हैं, तो उस दौरान भी हमने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जो है वो हमने देने होते हैं, जिसको मसल रिलैक्सेंट कहते हैं, जो एक्रोन के नाम पे हमारे पास आते हैं, एक्रोमियम। तो वो हम क्या करते हैं, वो हम अक्सर ये आईसीयू वगैरह में यूज करते हैं इंटूबेशन के लिए, और ये हमारे मसल को रिलैक्स करता है। तो रिलैक्स करता है तो फिर वो ईटीटी इजीली हम पेशेंट की पास कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज ब्लॉकेट ऑफ निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और इसमें हमारे पास पेनक्रोमियम, रोक्रोमियम, सुसेनाइलकोलिन और वेक्रोनियम। तो ये क्या है, ये हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर हैं। इसको आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मसल्स को रिलैक्स करते हैं। तो ये हमारे पास जो है एनेस्थेटिक ड्रग्स का थर्ड पार्ट था। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।